हाँ जी बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको इलस्ट्रेशन कराए थे और 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। बताओ कौन कौन से में डाउट रहे, निकाले जरा डाउट्स। और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट का जो कैश बैलेंस था ना, वो 150 से मतलब डिफर कर रहा था। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? Sir, और 4th. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड में पॉइंट बोले। सर मेरा ना टोटल मतलब मेरे को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं क्यों। आंसर बुक में 26,200 है, मेरा 26,050 आ रहा है। 26,050 आ रहा है। ये सर कैलकुलेशन चेक करिए तो नंबर ठीक आ रहा है। जरा मार्च 19 वाली देखो, क्या किया तुमने। रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक, वो 150 रुपए लिख दिए क्या तुमने? सर मैंने डायरेक्टली टू त्रिलोक 4,700 किया है, उससे माइनस करके। कितना लिखा है? नहीं सर, इसमें तो माइनस करने ही नहीं थे। सर इधर माइनस तो फोर करना ही नहीं है, सेम। माइनस हो क्या आया हुआ है, इसलिए तुम्हारा कम आ रहा है। वो जो तुमने 4850 लिया ना, अब सोचो कि मैंने कैसे पॉइंट पकड़ा सीधा। अब ये सोचो कि मैंने सीधा कैसे तुम्हारी गलती पकड़ ली कि तुमने इसी में गलती करी होगी, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा आंसर आ रहा है 26050 और बुक का आंसर है 26200। तो 150 रुपए का फर्क है और 150 रुपए की एक ही आइटम है, तो तुमने उसमें माइनस नहीं करना था। वो ऑलरेडी माइनस करके अमाउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट का अमाउंट अलग है और रिसीव जो हुआ है वो एक्चुअल रिसीव हुआ है, उसमें माइनस नहीं करना। यस सर, समझ आ गई। सर इस सेकंड क्वेश्चन में अप्रैल 26 में डाउट है। सर अप्रैल 19 में बता दो। सारे बच्चे आ गए हैं। लक्ष्य, दिव्यांश आ गए हैं क्या? सर पार्थ नहीं आया। हाँ जी, और कौन सा डाउट पूछ रहे हो बच्चों? सर क्वेश्चन 2 में अप्रैल 26। पहले वन में कोई डाउट है? 1 2 3 4 का डाउट ले रहे हैं। 1 में कोई डाउट है? नो सर। 2 में? सर 2 में अप्रैल 26 में एक डाउट पूछना है। 19 भी सर। अप्रैल 26 और अप्रैल 19 sold for cash half of the goods purchased from Bhushan to Anil at a profit of 25% and allowed him a trade discount of 5%। तो भाई ये तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा।
पहले भूषण वाले गुड्स देखो कितने के खरीदे थे। पहले तो आपको भूषण वाले गुड्स देखने पड़ेंगे कि भूषण वाले गुड्स कितने के थे, तभी आप पता लगा पाओगे। 40,000। भूषण वाले गुड्स हैं बच्चों अप्रैल 6 में 40,000 के। 40,000 में से कितने के बेच दिए? आधे। आधे क्या होंगे 40 के आधे? 20,000। क्वेश्चन नंबर 2 का अप्रैल 19 की बातें कर रहे हैं। सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स, आधे परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल, अनिल को बेचे एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% के प्रॉफिट पर। अब ये नहीं बताया 25% किसका, चलो हम इसी का मान लेते हैं, 5,000 हो गया, सर 25,000 एंड अलाउड इन ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, और ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया 5% का, ट्रेड डिस्काउंट 5% हो गया 1250। तो सेल कितने की हुई? 23,750 की। जिन बच्चों का मैच कर गया उन्होंने क्या लिया? यही अमाउंट लिया है। यस Yes, सर यही sir, लिया उससे है। आ रहा है। आगे 1 अप्रैल 26 पूछ रहे हैं, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। सर ये ड्राइंग्स है ना? ये ड्राइंग्स हैं। मेडिकल एक्सपेंस है मालिक की बीवी की, मालिक सर गोपाल यही है और पूछ रहे श्रीमती हैं। गोपाल उसकी वाइफ हो गई, तो ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स लिख देंगे। और डाउट पूछें थर्ड के अंदर? थर्ड के अंदर अगर कोई डाउट होगा। सर थर्ड में जो मार्च 29 है, मार्च 29 देखे क्लास। सर उसमें एडवर्टाइजिंग को सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखेंगे। एडवर्टाइजिंग को नहीं, एडवर्टाइजिंग में भी लिख सकते हो, सन्ड्री में लिखने की क्या जरूरत है? आप बाय एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजिंग तो मोटा खर्चा होता है। और सर ये अगर इसमें ऐसे लिखा होगा सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश, तो उसमें हम ये इसमें ये लिखेंगे ना टू सिमरन। टू सिमरन क्यों लिखेंगे? टू कैपिटल। कैपिटल लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी तब होता है जब बैलेंस दिया होता है, और अगर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो टू कैपिटल लिखोगे। अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जैसे पहले में क्या गिवन है स्टार्ट रेट, तो टू कैपिटल लिखोगे, अगले में भी कमेंस है टू कैपिटल लिखोगे। फोर्थ के अंदर देखो लिखा है कैश इन हैंड, तो वहां पे टू कैपिटल नहीं लिखोगे, टू बैलेंस बीडी लिखोगे। फोर्थ के अंदर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यानी पुराना धंधा चल रहा है। इन तीनों में पहले दूसरे तीसरे में नया बिजनेस, यानी अभी बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस पुराना नहीं है। इसमें पुराना बिजनेस चल रहा है वो चौथे में, तो कैश इन हैंड है तो उसको बैलेंस बीडी लिखोगे। अगर कैश इन हैंड गिवन है तो बच्चों स्टार्टिंग ऐसे होगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अगर अभी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कमेंस लिखा है, स्टार्टेड लिखा है, तो टू सिमरन्स कैपिटल या खाली कैपिटल और अमाउंट में लिख दोगे। अगला डाउट सर ये फोर्थ क्वेश्चन में अप्रैल 7 में लिखा विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो हम उसको ये मान लेंगे कि उसने बैंक से निकाल के मतलब बिजनेस में ही दिया है कैश में। अगर पर्सनल यूज नहीं लिखा तो बिजनेस यूज ही माना जाएगा हमेशा लाइफ पर। तो सर उसमें टू बैंक अकाउंट लिखेंगे या टू ड्राइंग्स? ड्राइंग तो पर्सनल यूज है, तो फिर टू बैंक अकाउंट ही आएगा। पेज नंबर 10.38 यार, जो होमवर्क दिया था, होमवर्क ही नहीं किया इसका मतलब। सर मैं पिछली क्लास में नहीं था। समझ ही नहीं आएगा फिर तो। सर देख लिया मैंने, मतलब वीडियो अच्छा, देख देख ली। ली थी, ठीक है। सर अप्रैल 14 की ट्रांजैक्शन में होगी। अप्रैल 14 में आए बच्चों, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, तो ये तो ऑफिस फैन खरीदा है बाय ऑफिस सर इक्विपमेंट। इसमें इक्विपमेंट ही आएगा ना? ऑफिस इक्विपमेंट या खाली इक्विपमेंट जो मर्जी लिख दो, बाय ऑफिस इसमें इक्विपमेंट सर लिख दो, खाली इक्विपमेंट लिख दो। सर ये क्रेडिट वाली नहीं मानी जाएगी, मतलब उसमें अगर पार्टी का किसी में अगर नाम दिया हो तो सर उसकी ट्रांजैक्शन होगी। पे किया है ना उसको। सर अगर यह मतलब होता बॉट गुड्स फ्रॉम गांगुली ब्रदर्स में, सर तब तो नहीं होती ना ट्रांजैक्शन। फिर नहीं होती, वो तो पे किया ना, पेड लिखा है ना, तो पैसे दिए ना। यस सर।
वो बात अलग हो जाएगी, ये बात अलग हो जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसका जो 26 वाला पार्ट था सर, अगर उसमें एक अगर मिनट, अपने एक employee मिनट, के क्वेश्चन नंबर 2 में सर अप्रैल 26 सर ड्रॉ अगर उसकी सर अगर उसकी जगह उसने अगर अपनी एम्प्लॉय के लिए मेडिकल फैसिलिटीज अगर उसने पे की होती तो सर उसके लिए एंट्री क्या होती फिर? बाय मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर में भी डाल सकते हो, बाय स्टाफ वेलफेयर लिख देते या बाय मेडिकल एक्सपेंसेस लिख देते। ओके सर। लेकिन बीवी का, बच्चे का अपना है, मेडिकल एक्सपेंस तो बाय ड्राइंग आ जाएगा। अगला बच्चों, सर फोर्थ का लास्ट वाला समझा दो। सारा का सारा बैलेंस 2,000 रुपए रख के जमा करा देना है बैंक में। यानी आपके पास जितना बैलेंस आ रहा है, लेट अस सपोज 10,000 आ रहा है, तो 10,000 में से 2 रख लो, 8 जमा करा दो। जो भी आपके पास बैलेंस बच रहा है नॉर्मली, वो देखो कितना आ रहा था, उसमें 2 रख के बाकी सारा जमा कराने की एंट्री करनी है। बाय बैंक लिख देना आप, बाय बैंक। जो भी आपका माइनस करके आ रहा है उसमें 2 हटा दो, बाकी जमा करा दो। मान लो सब कुछ कर कुरा के तुम्हारा आ रहा है, लेट अस सपोज 15,200 रुपए। जब सर जो तुमने बैलेंस शीट है उसमें से माइनस करना है। डेबिट में से क्रेडिट माइनस के ये आ रहे हैं, कहीं तुमने रफ में किया होगा। अब 15,200 में से 2,000 रख लो, बाकी कितने बचे? 13,200, वो जमा करा दो बाय बैंक। और बैलेंस सीडी कितना लिख दो? 2,000 रुपए। तो जो भी बैलेंस सीडी आ रहा है, दोबारा मेरे वर्ड सुने, जो भी बैलेंस सीडी आ रहा है एक्चुअल, उसमें 2 रख के बाकी बाय बैंक कर दो। समझ आती सबको बात? सर एक बार फिर से समझा दो। एक बारी और समझो। मान लो इधर लिखा है 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये टोटल किया 1,00,000। यहाँ पे लिखा है बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस। ये 14,000, ये 16,500, ये 13,200, ये है 11,500, ये 6,000। अब आपका बैलेंस कुछ तो आ रहा होगा। अब आपने जो बैलेंस आ रहा है वो नहीं लिखना, आपने बैलेंस लिखना 2,000। बाकी जो बच गया ना वो आपने जमा करा देना है। इसका टोटल करें 14 और 16, 30, 30 और 13, 43, 43 और 11, 54, 60, 61, 61,200 आ गए टोटल। 1 लाख में से 61,200 गए, ये आ गया 38,800। हमने 2,000 रखने हैं बस, 38 में से 2,000 रख लो, बाकी जमा करा दो 36,800। सर 2,000 रखने के बाद क्वेश्चन ने बोला है डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम कैश बैलेंस, और सामने लिखा हुआ 2,000। 2,000 रख के बाकी जमा करा दो। जितने भी रखने को बोलेगा उतने रख लो। अगर 5,000 रखने को बोलेगा 5 रख के बाकी जमा करा देना। सर फिर क्वेश्चन अगले बता रहा महीने का सर फिर अगले महीने का बाय बैलेंस बीडी तो 2,000 होगा। हाँ वो 2,000 होगा टू बैलेंस बीडी, बाय नहीं टू ठीक है बैलेंस सर। बीडी 2,000। ये जमा करा दिया, बाकी पैसा जो है जमा करा दिया, ये सारा पैसा बैंक में चला गया। क्लियर है सबको सारे डाउट्स? यस सर। तुम्हारे पास मान लो इतने रुपए पड़े हैं, मैंने कहा 200 रुपए रख के बाकी जमा करा दो बैंक में। बताओ कितने रुपए जमा कराओगे? 800। 800। कैसे निकाला तुमने? 1000 माइनस 200। 1000 में से 200 माइनस कर दिए बस। तो जो एक्चुअल बैलेंस आ रहा है, उसमें से 2,000 रख लो, बाकी जमा करा दो। इतनी सी बात करनी। जो भी एक्चुअल बैलेंस आ रहा है माइनस करके, उसमें 2,000 रख के बाकी जमा करा दो। समझ आती है बात? बढ़े आगे? यस सर। आज डबल कॉलम करें? यस सर। यस सर। आज बच्चों डबल कॉलम कैश बुक करें? हाँ सर। यस यस सर। जरा निकाले पेज नंबर 10.13 निकाले जरा।
सर फॉर्मेट सेम है इसका भी? फॉर्मेट जैसे इसके अंदर वाउचर नंबर नहीं डाला, वाउचर नंबर नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। वैसे तो फॉर्मेट में वाउचर नंबर भी था, अबे वाउचर नंबर डालना भूल गया आंसर में, देखो। यस सर, हमारे स्कूल में भी सर ने नहीं करवाया वाउचर नंबर। हाँ, तो वाउचर नंबर छुड़वा सकते हो आपकी आप, और लिख के भी आओगे तो कोई मार्क्स काटेगा नहीं। मेजर तो सेम ही रहेगा, बस कॉलम 2 हो जाएंगे। फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स। लेकिन अगर किसी की स्कूल टीचर कहेगी वाउचर नंबर के नंबर काटूंगी मैं ना लिखने में, तो भाई लिख दो वाउचर नंबर लेजर फोलियो। अब 2 कॉलम बनेंगे तेरे, एक कैश का और एक बैंक का। फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश बुक। पहले कैश लिखना, बाद में बैंक लिखना। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ये चलता है लेकिन ऐसे ही चलता है कि पहले कैश लिखो। अगर कोई कहे सर मैं पहले बैंक लिख दूं तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन जो एक रूल चल रहा है वैसे ही फॉलो करेंगे, कैश और बैंक। 1 मार्च टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग को बैलेंस बीडी बोलते हैं। स्टार्ट किया हो तो टू कैपिटल लिखना था, अभी स्टार्ट नहीं किया, ध्यान से मेरे वर्ड सुनेंगे। 3 मार्च परचेज किया, पैसा गया है तो इस साइड आएगा 3 मार्च परचेज बाय परचेजेस। अब डबल कॉलम में क्या ध्यान रखना है, क्या नई बात है? सर सारा तो वही है, बिल्कुल 100% में से 95 वही है। बस अब ये देखना है, पैसा चेक से आएगा तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, और कैश से आएगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में गया है तो कैश कॉलम में लिखेंगे, अगर चेक से पेमेंट होती तो बैंक में लिखते। अगला 5 मार्च को डिपॉजिट कराए से कॉन्ट्रा कहते हैं, क्योंकि डिपॉजिट की जनरल एंट्री अगर आप लोगों को याद है, जब पैसा बैंक में जमा कराते हो तो जनरल एंट्री क्या बनती है? बैंक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके अंदर दोनों ही अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व और कैश भी इन्वॉल्व है। तो जब आपने पैसा जमा कराया तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया? बैंक का बैलेंस बढ़ गया 5000, और कौन सा कम हो गया? कैश का कम हो गया 5000। तो बैंक में लिखेंगे टू कैश, और लेजर फोलियो में सी मींस कॉन्ट्रा एंट्री, और यहां लिखेंगे बाय बैंक, और लेजर फोलियो में सी मींस कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये दोनों जगह जाएगी, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। डेबिट में बैंक में जाएगी, क्रेडिट में कैश में जाएगी। दोबारा सुनेंगे एक बारी, जिनको एक बारी में नहीं समझ आया। जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो बच्चों बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया। तो कैश बैलेंस जो कम हुआ है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, और जो बड़ा है वो रिसीट साइड में आएगा। तो बैंक बैलेंस बड़ा है, रिसीट साइड में आ जाएगा। बैंक में रिसीट में लिख दिया टू कैश, और कैश कम हुआ है बाय बैंक। जनरल एंट्री बनाओगे तो बनेगी बैंक टू कैश। नेक्स्ट कैश सेल। और सर जो सी लिखना है ये एलएफ वाले कॉलम में लिखना है? एलएफ में लिखना है, वाउचर वाले में नहीं लिखना। सर ये होता क्या कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना। टू डिपॉजिट द मनी इन बैंक एंड टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम बैंक। सर ये टू कैश फिर से समझा दो। आपका बैंक बढ़ गया है, पैसा कहाँ आया है? रिसीव कहाँ हुआ है? तो प्लस कहाँ हुआ है? बैंक में बढ़ा है, बैंक में रिसीव हुआ है, तो बैंक बढ़ गया टू कैश, और कैश कम हो गया बाय बैंक। जनरल एंट्री की पोस्टिंग, जिन्होंने जनरल एंट्री चैप्टर किया है, लेजर चैप्टर किया है, उन्हें तो बहुत अच्छे से आती है। इसकी पोस्टिंग क्या करोगे? अगर अलग अलग अकाउंट बनवाऊं, अगर अलग अलग बनवाऊं, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा इनको दिक्कत आएगी। जिन्होंने लेजर चैप्टर नहीं किया उन्हें दिक्कत आएगी, 1-2 बच्चे ऐसे बैठे हैं। जिन्होंने किया बाकी 1-2 को छोड़कर, आपने तो लेजर चैप्टर किया है, बताओ इसकी पोस्टिंग क्या करते थे आप लोग? बैंक टू कैश, कैश और कैश में बाय बैंक। अगर लेजर चैप्टर करने के बाद आप पूछ रहे हो कि क्या करना है, तो ये यही किया है, बस अब एक ही कॉलम में हो रहा है, एक ही अकाउंट में 2 बन रहे हैं। तो आप ध्यान दोगे तो बैंक में टू कैश ही लिखा है मैंने, आप ध्यान दो।
ध्यान दो बैंक में क्या लिखा है, ध्यान दो सर। हाँ ये तो लेजर पोस्टिंग ही कर रहे हो सर आप। बैंक में क्या लिखा है, टू कैश, और कैश में क्या लिखा है, बाय बैंक। तो सर इसका मतलब ये है कि कैश बुक के अंदर ये दो अकाउंट इकट्ठे बन रहे हैं। हाँ, कैश बुक का मतलब ये है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ ही बन रहा है। तो बैंक अकाउंट में टू कैश चला गया और कैश अकाउंट में बाय बैंक चला गया। सर ये आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? ये बहुत ही बेकार वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ थे आप? सर मैं बार बार एग्जिट हो रहा था सर, वो कनेक्शन सही नहीं आ रहा। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 था हमारा, पेज नंबर 10.13 पे है बेटा। इलस्ट्रेशन 10.13 पे है। एग्जिट हो रहे थे, फिर तो जेन्युइन रीजन है, मैंने कहा शायद ध्यान नहीं था। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। कैश सेल्स, पैसा आया गया आया है। और कैसे आया, कैश में आया, चेक से आया है? कैश। टू सेल्स। तो कैश वाले कॉलम में जो भी सेल का अमाउंट है 10,000 वो लिख देंगे। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। जमा कराना और निकालना कॉन्ट्रा एंट्री होती है। थोड़ी देर पहले जमा कराया था, जब जमा कराया था तो बैंक बैलेंस बढ़ा था और कैश कम हुआ था। आज उल्टा है, कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। अगर पिछले वाला देखो, मैं एरो बनाता हूं, एरो देखो मेरा एरो, पिछले वाले में बैंक बैलेंस में प्लस हुआ था, रिसीट पे आया था, पेमेंट साइड माइनस साइड, कैश कम हुआ था। आज निकाला है बैंक से, निकाला है तो बैंक कम होगा, कैश आएगा। कैश में प्लस वाली साइड लिखेंगे तो यहां पर 2000 आएगा और बैंक में 2000 जाएगा। लिखेंगे क्या, बैंक के सामने जब एल बनेगा, उल्टा एल जब बनाएंगे बाय कैश कॉन्ट्रा, और कैश के सामने जब लिखेंगे तो लिखेंगे टू बैंक कॉन्ट्रा। तारीख है 10 तारीख, कैश बढ़ गया, बैंक आ गया। उल्टा एल बनाओगे, उल्टा एल कभी भी सामने सेम नहीं होना चाहिए। कैश में बैंक आएगा और बैंक के अंदर उल्टा बनाओगे एल तो बैंक के सामने कभी बैंक नहीं आएगा, कैश आएगा। इधर उल्टा एल बनाओगे, कैश के सामने बैंक आया, इधर उल्टा एल बनाओगे, बैंक के सामने कैश आया। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे बैंक के सामने बैंक आ जाए, कैश के सामने कैश आ जाए। तो अभी पैसा निकाला है आपने, निकाला है तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, तो टू बैंक बाय कैश कॉन्ट्रा लेजर फॉलियो कॉलम में लिखेंगे। पैसा निकालना भी, पैसा जमा कराना भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तीसरी बारी, पैसा निकालना भी, पैसा जमा कराना भी, दोनों कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अभी हमने निकाला है और थोड़ी देर पहले हमने जमा कराया था 5 तारीख को। 12 मार्च में रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी एंड अलाउड हर डिस्काउंट। अब अगर कोई बच्चा 100 रुपए इसमें माइनस कर देगा तो उसकी अंग्रेजी कमजोर है। जो बच्चा अब इसके अंदर 100 रुपए माइनस कर देगा, जैसा कि होमवर्क में गलती करेगी, एक बच्चे ने, नाम नहीं ले रहे हैं, वो बच्चा समझ गया होगा अब तक, तो अंग्रेजी में दिक्कत है। रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी, 3000 कैश रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं अगेंस्ट ड्यूज, यानी ये 3000 माइनस होने के बाद आया है। ऐसा बोला होता कि टोटल दामिनी से 3000 लेना और हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दे तो बातें अलग होती। मेरी बात सबको समझ आ रही है उम्मीद है। रिसीव चेक फ्रॉम निमृत, अगले पे जा रहा हूं मैं। रिसीव चेक फ्रॉम निमृत, निमृत से चेक मिला है। अब पहले ये देखेंगे निमृत का चेक उसी दिन जमा कराया है या अगले दिन जमा कराया है, आगे ढूंढे। निमृत के चेक का क्या किया है, रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक, दीपक का चेक बाद में जमा कराया। निमृत के चेक के बारे में कुछ बताया नहीं। जब भी आपको चेक के बारे में ना बताया तो मानते सेम डे पे जमा हो गया। एक बारी में नहीं समझ आया होगा। दूसरी बारी, अगर आपको बताया किसी पार्टी से चेक मिला और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा जमा कब हुआ, तो आप ये मानोगे सेम डे को जमा हुआ है। 2 बारी बता दी बात। तीसरी बारी बोल रहा हूं, अगर किसी पार्टी से चेक आया और ये नहीं बताया जमा कब हुआ है, तो मानेंगे सेम डे को जमा हुआ और लिखेंगे ऐसे टू निमृत और सीधा बैंक अकाउंट में चढ़ा देंगे 2000 रुपए का चेक आया। लेकिन अगर मिला किसी और दिन और जमा किसी और दिन हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है।
वो क्या प्रॉब्लम आता है वो देखेंगे अगले में। अगले में आ गया 18 तारीख को आपको दीपक भाई साहब से चेक मिला है, पोस्ट डेटेड चेक, पहले ही हिंट दे दिया। अगर हिंट नहीं भी देगा तो आगे जाके पहले खुद ही देख लेना। अगर क्वेश्चन हिंट ना भी दे तो आगे जाके खुद ही देख लेना कहीं किसी पार्टी का चेक जमा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी देखें, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, दीपक से पोस्ट डेटेड चेक मिला 18 तारीख को, टू किस दिन जमा हो, 23 तारीख को। तो 18 को कोई एंट्री नहीं करेंगे और 23 की एंट्री करेंगे। 23 की एंट्री होगी बच्चों टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, जिस दिन जमा हुआ उस दिन की एंट्री करनी है। टू चेक इन हैंड, जमा किस दिन हुआ वो देखेंगे, 23 तारीख। कितना है अमाउंट, अमाउंट कहा था, अमाउंट था 5000। तो 5000 उस दिन होगा जिस दिन चेक जमा हुआ है। अब सर बच्चा पूछ रहा है सर अब जो आया था उसका क्या करना है, उसकी जर्नल एंट्री मारनी है। जो आया था चेक उसकी जर्नल एंट्री मारनी है। 18 तारीख को आया था, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, चेक आने की एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गया, असेट का नीचे डेबिट बढ़ेगा तो अपनी साइड के साथ ही जाएगा। टू कहां से आया, पार्टी का नाम, चेक आया दीपक से, टू दीपक, तो 5000 18 तारीख की जनरल एंट्री होगी। ये बात एक बच्चे ने पिछली क्लास में पूछ ली थी, सर मेरी मैडम ने कहा जो एंट्री नहीं आती उसकी जनरल करनी है। ऐसे ही बीच में हमने डिस्काउंट 100 रुपए और 75 रुपए का छोड़ा ऊपर वाली एंट्रीज में। 12 तारीख को और 5 तारीख को अगर आप ध्यान दें तो हमने डिस्काउंट को कैश बुक में नहीं डाला है। 100 रुपए का एक था, 75 रुपए का एक था, उसकी भी जनरल एंट्री पास होंगी। यानी जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी उसकी जनरल एंट्री पास होनी है। तो आपने दामिनी को डिस्काउंट दिया था, अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, इसे ऊपर लिखना था। 12 तारीख को आपने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कर रही थी। डिस्काउंट अलाउड आपका लॉस है, लॉस डेबिट होता है। टू किसको दिया था आपने, ये दामिनी को दिया था। टू दामिनी को डिस्काउंट दिया था 100 रुपए का। उसके बाद आपके पास निमृत से चेक आया था, उसको भी डिस्काउंट दिया था। तो एक और एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निमृत, निमृत को भी दिया आपने 75 रुपए का डिस्काउंट। ये डेट थी 15 मार्च। तो सर ये आपने डिस्काउंट दिए हैं। आगे बच्चों, आगे वापस चलते हैं। 15 की एंट्री हमने दामिनी वाली भी कर दी, 12 की, 15 की निमृत वाली भी। 18 वाली एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, कैश बुक में उस दिन आएगी जिस दिन चेक जमा हुआ है, टू चेक इन हैंड के नाम से। अगर सेम डे को जमा हो गया, बच्चा कह रहा है सर ऊपर तो चेक इन हैंड क्यों नहीं लिखा फिर निमृत वाले में। अगर सेम डे को जमा हो जाए तो चेक इन हैंड नहीं लिखते, फिर पार्टी का नाम लिखते हैं। अच्छा सर, अगर सेम डे जमा हो जाए तो नहीं लिखते, फिर पार्टी का नाम लिखते हैं। हाँ, और अगर सेम डे ना जमा हो, 2 दिन 4 दिन बाद जमा हो, तो टू चेक इन हैंड लिखते हैं, जिस दिन जमा कराया उस दिन का। सर एक बार दोबारा बता। बच्चा कह रहा है तो सर ये कहाँ लिखा है कि उसी दिन जमा हुआ है। बच्चा कह रहा है सर ये बात कहाँ लिखी है कि उसी दिन जमा हुआ है। नहीं लिखा तो ये मानते हैं कि उसी दिन जमा हुआ है। तो 15 तारीख वाला दोबारा सुनेंगे, जिस दिन चेक जमा हुआ उस दिन आना है इसमें पहली बार। अब नहीं लिखा तो ये मान लेते हैं उसी दिन जमा हुआ। तो 15 तारीख निमृत वाले केस में नहीं लिखा कब जमा हुआ है, बस कह रहे चेक मिला है निमृत से, कब जमा हुआ नहीं बता, तो मानते सेम डे में जमा हुआ। तो टू निमृत बैंक में लिख दो। लेकिन जो दीपक वाला चेक है उसमें बता रखा है क्वेश्चन में वो 23 को जमा हुआ है, तो कैश बुक में 23 को आएगा। और टू दीपक नहीं लिखेंगे, टू चेक इन हैंड लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। और 18 तारीख को जनरल एंट्री मारेंगे, चेक इन हैंड टू दीपक। चेक इन हैंड आया, कहां से आया, दीपक से आया। चेक इन हैंड असेट है, असेट का नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगा तो नेचर के साथ जाएगा। दीपक असेट था, उसने हमें चेक दिया, असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो नेचर से रिवर्स जाएगा। चेक इन हैंड टू दीपक। आगे आगे कहता है बच्चों, इशूड चेक ऑफ ₹2500 टू चंदर। चंदर को चेक दिया और उसने हमें डिस्काउंट भी दिया, तो डिस्काउंट अलग से आएगा जनरल एंट्री में। यहाँ पे 24 तारीख को लिखेंगे बच्चों, 24 तारीख को लिखेंगे बाय चंदर। पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैश से जा रहा है, चेक से जा रहा है, चेक से जा रहा है।
तो बैंक कॉलम में। बहुत ही छोटी सी बात, पैसा कैश में आएगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे, चेक से जाएगा तो चेक बैंक कॉलम में लिखेंगे। इतना सा, आना उसी साइड, जाना उसी साइड। जो जिनको सिंगल कॉलम आ गई उन्हें डबल कॉलम भी आ गई। रिसीट साइड ये है, जिन्होंने नहीं करी पिछली क्लास, बहुत ही आसान है, 2 मिनट का चैप्टर है। पैसा आना लिखना है और जाना लिखना है। आना रिसीट साइड पे लिखना है, जाना पेमेंट साइड पे लिखना है। अगर पैसा आ रहा है तो रिसीट में लिखो, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में लिखो। इतना सा चैप्टर है। और अगर कैश से आ रहा है तो कॉलम कैश वाला ले लेना, चेक से जा रहा है तो चेक वाला ले लेना। तो अगला देख के बताएं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग करिए। सर ड्राइंग्स अकाउंट, कहाँ लिखूं? बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग। कौन से कॉलम में लिखूं? साइड तो क्रेडिट हो गई, बैंक, साइड। कॉलम बोले, कॉलम। बैंक। कहां से पता लगा बैंक? लिखा था क्वेश्चन, लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक, चीख चीख के लिखा है, जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा। आगे, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, सोल्ड किया गुड्स, ये कहाँ आएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? ये आएगा ही नहीं कहीं ये नहीं आएगा सर, ये नहीं आएगा। गड्ढा खोदा हुआ है, गड्ढा खोदा हुआ है धड़ाम से गिराने के लिए। अब आ जाएगी धड़ाम। जो बच्चे लिखेंगे ना टू सेल, सर पैसा आ गया, सर पैसा आ गया, टू सेल्स, 0 नंबर कटेगा। और ये 1-2 नंबर कटवा देगा। 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, 8 नंबर का हो, 2 नंबर कटवा देगा ये, क्योंकि इससे बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। फिर बच्चा कहेगा सर एक गलती के 2 काट लिए, एक गलती के काटे, एक बैलेंस ना मैच करने के काटे। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, चंदर से गुड्स, सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा एंड डिपॉजिटेड, आज बता दिया कि अभी जमा करा दिया, आज क्वेश्चन बता रहा है। ये आगे वाली लाइन ना लिखी होती, बच्चा पूछता है, आज की क्लास में 3 बारी बोल चुका हूँ, बच्चा फिर पूछता है सर 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 अगर चेक लिखा हो और ये बताया ना हो जमा हो, फिर क्या करेंगे? तो भाई मैंने क्लास में 3-3 बारी बोला था, 4-4 बारी बोला था भाई, कि अगर ना लिखा हो तो मानते सेम डे पे जमा हो गया। यानी अगर आगे वाले वर्ड ना भी होते, इसके अंदर खाली अशोक मित्रा 2000 के बाद फुल स्टॉप लग जाता, तो यही मानते आज ही जमा हुआ है। अभी क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि आज ही जमा हुआ है, तो भाई साहब टू अशोक मित्रा, टू अशोक मित्रा कितना है बच्चों? 2000, ये जमा करा देंगे। और जो हमने पीछे 125 वाला डिस्काउंट एक छोड़ा है 24 तारीख को, वो उसने हमें दिया था, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। चंदर ने हमें डिस्काउंट दिया था, तो हमारे लिए इनकम है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? जिन्होंने जनरल एंट्री चैप्टर ऑलमोस्ट पूरी क्लास नहीं किया, चंदर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, चंदर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। जनरल एंट्री चैप्टर एक क्लास बाद शुरू हो जाएगा 8 से 9 वाले बैच में। जो हमारा 8 से 9 वाला बैच चल रहा है उसमें जनरल एंट्री चैप्टर शुरू हो जाएगा एक क्लास बाद, यानी कल की क्लास छोड़ दो तो ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाना चाहिए। तो आप बच्चे ट्यूसडे से उसमें आ जाएंगे अगर जिन्होंने जनरल रिपीट करनी हो। और जो बच्चे आएंगे प्लीज आंसर नहीं देंगे जिन्होंने कर रखा होगा, नहीं तो मत आना, नहीं तो वीडियो से पढ़ लेना, वीडियो साथ साथ डालता जाऊंगा। अगर कंट्रोल ना हो अपने पे तो मत आना, अगर कंट्रोल हो कि हमें आता है, हमें दूसरे को सीखने का मौका देना है तो आइएगा। लेकिन जिन बच्चों को अपने पे कंट्रोल नहीं है, बीच बीच में आंसर बोलते रहेंगे, तो वो मत आइएगा, क्योंकि वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे फिर, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर ये जो हम पास करते हैं जनरल एंट्री, वो उससे कोई खास मतलब रीजन है कि पास करते हैं? रिकॉर्डिंग तो करनी होती है ना हर ट्रांजेक्शन की। अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं जाएगी तो किसी बुक में तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारी किताब में ये रिकॉर्डिंग रह जाएगी। डिस्काउंट है, सारे कैश डिस्काउंट है रिकॉर्ड होने, तो फिर रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी, वो तो नहीं कर सकते ना मिस। सर हाँ जी सर, जिसको हमने डिस्काउंट दिया है, जिससे लिया है, तो उसको हमने मतलब जर्नल एंट्री बनानी है उसकी। जिसको डिस्काउंट दिया है सर जैसे आपने लिखा ना, जैसे आपने चेक इन हैंड टू दीपक है, तो सर आपने इसकी जर्नल एंट्री बनाई है, वो शो करनी है उसके साथ जर्नल एंट्री अलग से करनी है ना, सर कैश बुक के नीचे अलग से करनी है ना। कैश बुक के अंदर थोड़ी शो करोगे जनरल को, अलग से कैश बुक के नीचे शो कर दोगे जनरल का फॉर्मेट बना के। सर तो सारी ट्रांजैक्शन का होगा या फिर सिर्फ जो कैश बुक में नहीं आ रही, जो कैश बुक में नहीं आई, डिस्काउंट नहीं आए और ये चेक इन हैंड वाला नहीं आया, बाकी सारी तो आई है कैश बुक में। जो कैश बुक में आ गई वो नहीं,
अब जैसे एक आधी और भी नहीं आई थी, वो भी करके आनी है, जैसे सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, तो वो जर्नल एंट्री करके आनी है। तो बोलो जरा क्या होगी बच्चों गुड्स सोल्ड टू अशोक मित्र की? अशोक मित्रा उसी में लिखनी है अशोक journal entry। मित्रा अकाउंट डेबिट टू अशोक सेल्स। मित्रा अशोक अकाउंट मित्रा डेबिट टू टू सेल्स, सेल्स। और लास्ट वाला परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर परचेज सेल्स अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्र's अकाउंट। टू चंदर। अब मान लो कई बार ना बच्चे 16 साल के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो तुम्हारे स्कूल टीचर ने मना कर दिया कि बेटा कोई बात नहीं, कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो खाली कैश बुक बना के आना, वो वाली एंट्री की जर्नल करने की जरूरत नहीं है जो नहीं रिकॉर्ड होंगी। तो भाई अब तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया तो मत करके आना पेपर में। अब 16 साल का बच्चा मेरे से आके पूछता सर 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 मेरी मैडम ने तो मना कर दिया, तो भाई फिर भी करा दो। पूछने वाली बात क्या है? 16 साल उम्र है, तुम्हारी मैडम ने स्कूल में मना कर दिया कि जर्नल मत करो तो तुम मत करना पास। एज ए रूल पास होती है, जो कैश बुक में नहीं आती उनकी जर्नल मारनी होती है। रूल ये कहता है अगर स्कूल टीचर ने तुम्हारे को रिलैक्सेशन दे दी है तो थैंक यू बोलो मैडम को, मैडम सो नाइस ऑफ यू। मैडम को धन्यवाद भी बोलो कि हमारा काम कम कर दिया। लेकिन अगर मैडम कह रही नहीं बेटा एंट्री करके आनी तो फिर करके आना, नहीं तो नंबर कटेंगे। क्लियर है बच्चों? यस बढ़ जाए आगे। यस सर। अब इसके बाद क्या करना होता है वो तुम्हें ऑलरेडी आता है, पिछली क्लास में जो सीखा था। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस कर दो। माइनस जरा इसका टोटल करो क्या आया, एक्सक्यूज मी सर, कैश का टोटल करो, बीच सर में डिस्टर्ब नहीं करो। 30,000 30,000 30 में से माइनस करो ये दोनों, 19,000। सर 19,000 19,000। बैलेंस 31 मार्च 19,000। अब दूसरा कैश की बात करते हैं, बैंक की। बैंक का टोटल करो, डेबिट का। 64,000। 4,000 5, 55, 57, 62, 64 64 64 में से 4 और 2 6 माइनस करो, 58 ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये बैलेंस सीडी बन गया। बैलेंस सीडी क्या बनता है फिर बाद में, क्या बनेगा ये? बैलेंस बीडी डेट क्या लिखूं? 1 अप्रैल। अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे 19 लिख दो, यहाँ पे 58 लिख दो, ये बैलेंसिंग कर दी। 8 नंबर मिल गया आपको। ये टाइम है अब डाउट का। डाउट की टाइमिंग देखा करो। अब मैं शांत बैठा हूँ, पॉज दे रहा हूँ 1 मिनट का कि आपने किसी ने कुछ पूछना है। जब चीज खत्म हो जाए मैं अगले पे जाऊं, उसके बाद कोई बच्चा जागता है सर जल्दी आओ जो जागा था लेट। तो मेरे को 27th की एंट्री समझ में आ रही है। 27th की 27th में भाई पर्सनल यूज के लिए निकाला, ड्राइंग करिए बस बाय ड्राइंग, और बैंक से निकाले तो बैंक कॉलम में लिख दी बाय ड्राइंग। सर तो पर्सनल दोनों यूज इज साइड ड्राइंग, होगी। तो बाय ड्राइंग बैंक कॉलम। अरे दोनों साइड नहीं होगी। वो तो बिजनेस यूज के लिए निकाला हो, फिर क्या, फिर समझ नहीं आया, वाला भी नहीं समझ आया फिर तो। ये बिजनेस यूज के लिए निकालते हैं, ये पैसा बिजनेस यूज के लिए निकाला था। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्राइंग है, बिजनेस यूज के लिए निकाला तो कॉन्ट्रा है। जमा कराना और बिजनेस के लिए निकालना वो कॉन्ट्रा होती है। बीवी बच्चों के लिए निकालना कॉन्ट्रा नहीं होती, वो ड्राइंग होती है। ओके सर। सर हाँ जी सर बाय बैलेंस सीडी तो आपने 19,000 कैश में लिखा है, हाँ जी। और सर फिर 58,000 बैंक में क्यों लिखा है? बैंक का अपना बैलेंस आया, कैश का अपना बैलेंस आया। कैश में तुम्हारे पास कितने थे? एरो देखो जरा ध्यान से, एरो देखना जरा इस वक्त, एरो देखना। अगर जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आया यानी वो ध्यान नहीं है उसका, ध्यान दो जरा इधर। ये टोटल किया, ये 30 आया, 30 में से इन दोनों का टोटल किया 11, 30 में से 11 गए, ये 19 आया। 30 में से 11 माइनस करे, ये 19 आया। और बिल्कुल सेम ये किया, इसका टोटल किया, ये बैंक कॉलम चल रहा है, बैंक कॉलम चल रहा है 64। 64 में से इन तीनों का टोटल किया 6000, 64 में से 6000 गया 58 आया। दो अलग अलग कॉलम है, दो अलग अलग बैलेंस है। बोलो सर आ गया समझ। सबको समझ आ गया? यस सर।
तो जरा रूल्स बताएं, क्या रूल समझ आए? कॉन्ट्रा एंट्री क्या करनी है? कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होती है? सर जो कैश और बैंक दोनों का वो होता है। विड्रॉ करना और डिपॉजिट कराना, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस यूज के लिए। एक और भी होती है, अभी नहीं लिखवा रहा, अगर तुम्हारे लेवल पे आएगी तो लिखवाऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। डिपॉजिट और विड्रॉ, डिपॉजिट कराना, विड्रॉ कराना। जब डिपॉजिट कराए तो क्या करना है? टू कैश, कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। बाय बैंक, कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। विड्रॉ कराने वाली क्या होगी? टू बैंक कैश कॉलम में। बैंक कैश कॉलम में। और बाय कैश बैंक कॉलम में। कॉन्ट्रा सबको समझ आई? यस सर। और लेजर फोलियो कॉलम में क्या लिखना है? लेजर फोलियो कॉलम में सी। सी लिखना, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा। दूसरा रूल बताएं कि अगर चेक मिला है तो उसका रूल क्या है? चेक रिसीव्ड, इसका रूल बताएं। सर अगर उसी दिन डिपॉजिट हो गया, एक बच्चा गर्ल की आवाज आ रही है, दीक्षिता बोलना जरा। सर अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया है तो जो भी उसमें पार्टी का नाम है वो आएगा। मान लो दीक्षिता से ही चेक आया है तो टू दीक्षिता, और कौन से कॉलम में लिखूं, कैश में या बैंक में? बैंक। आप सबने सुना, आवाज बड़ी क्लियर थी कि अगर उसी दिन जमा हो गया। दीक्षिता अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बता ही नहीं रहा, बस इतना बोला रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीक्षिता, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो क्या मानना है? सर सेम डे डिपॉजिट हुआ है। सेम ही मानना है कि सेम डे डिपॉजिट हुआ है, टू दीक्षिता लिख दो। दोनों केसेस में क्वेश्चन ने बोला है तब भी, नहीं बोला तब भी। अब दीक्षिता मुझे ये बताओ, चेक इन हैंड कब लिखना होता है? सर जब बाद में डिपॉजिट करना हो और क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। जब बाद में डिपॉजिट करना हो। तो मान लो मेरे पास चेक आया दीक्षिता से 18 तारीख को, मैंने जमा कराया 23 तारीख को, तो मैं 18 में लिखूं या 23 में लिखूं? कैश बुक में कब लिखूं? 23 में। बीच में जो बोल रहा है उसे कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल करना है। अगर एक बच्चे से बात हो रही है, मैटर ऑफ एटिकेट से सबके लिए कंट्रोल करे जरा। एक बच्चे से बात करें, एक से सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर 23। 23 को लिखूं या 18 को लिखूं? 23। 23 को। और लिखूं क्या दीक्षिता? टू दीक्षिता लिखूं? टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड। अब जिस बच्चे को, देखो मैंने एक बच्चे से पूछा, इसने सारे जवाब दे डाले इस बात के, यानी मेरी हिंदी बिल्कुल ठीक थी, मैंने सही समझाया था। और जिसको एक बारी में नहीं समझ आता, उसे अपने धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, अगर लाइफ में बढ़ना है। नहीं बढ़ना, वही 60-70 वाला रहना, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक ध्यान से समझ भी नहीं आएगा। 4 बारी समझे क्यों हम एक चीज को? जब सामने वाला एक बारी में समझा रहा है तो हमारे में क्षमता हो कि हम एक बारी में समझ ले बात को। फिर भी मैं 10 बारी कराऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने, फिर भी ये काम 10 बारी, उसके बावजूद भी गलत होता है ना। तो सोचो, अगर आज हम ये पढ़ाइयां नहीं कर पा रहे, कल को बिजनेस कैसे करेंगे, दुनिया में आगे कैसे निकलेंगे? अगर ये बातें हम एक बारी में समझ, पढ़ाइयां कोई मुश्किल नहीं। अगर आप वीडियो गेम ढंग से खेल सकते हो ना, तो भाई साहब ये भी कर सकते हो। मैंने जिंदगी में किसी भी वीडियो गेम में आपसे जीत नहीं सकता, मैं हर एक में हारूंगा। मैंने जिंदगी में कोई वीडियो गेम मोबाइल पे खेली नहीं, मैं हर एक में हारूंगा, क्योंकि मैं उस पर टाइम नहीं लगाता। तो जिस पे ध्यान दोगे, टाइम लगाओगे, हर चीज समझ आएगी। तो मैंने दो रूल दोबारा रिवाइज करा है, कॉन्ट्रा का भी, चेक रिसीव का भी। अब डिस्काउंट वाली बात करते हैं। जो डिस्काउंट वाली एंट्री होती है उसका रूल क्या है? कैश रिसीव हुआ मेरे को संयम से, कैश रिसीव फ्रॉम संयम। बच्चों संयम से मेरे पास कैश आया और मैंने इसको डिस्काउंट दिया। मान लो इसने मुझे कैश दिया 20,000, मैंने इसे 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये भी दोनों आएगा या कोई एक चीज आएगी? कैश बुक में कौन आएगा? कैश रिसीव्ड। सिर्फ कैश रिसीव आएगा। क्या लिखूं? टू, क्या लिखूं? टू कैश अकाउंट। कैश में कैश लिखना पाप होता है, गलत हो गया। संयम। टू संयम, कौन से कॉलम में? सर कैश। और इस डिस्काउंट का क्या करूं, जो डिस्काउंट दिया है? सर जर्नल में। जर्नल एंट्री क्या पास होगी बोले?
कैश अकाउंट डेबिट टू संयम्स अकाउंट. 200% गलत हो गए हो आप। संयम अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट. आप कैश अकाउंट, अगर वो पैसा होता तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो जाता। अगर वो चीज पैसा कैश होती तो वो कैश पैसा नहीं थी तभी तो कैश बुक में नहीं आई। आप समझो इस चीज को। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अकाउंट टू अलाउड संयम आप मेरे को बोलने दे प्लीज, थोड़ा समझ आया करे जब मतलब मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे को बोलने दे, अगर वो चीज कैश होती तो भाई कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो जाती। जनरल में जा रही है क्योंकि वो कैश नहीं थी तभी तो जनरल में जा रही है। बच्चे संयम टू कैश, कैश टू संयम, भाई कैश तो थी नहीं वो। अगर वो कैश होती तो कैश बुक में ही ना आ जाती, वो डिस्काउंट था। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू संयम्स अकाउंट. ये भी गलत होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू संयम. डिस्काउंट अलाउड टू संयम 2000। अब बच्चों, अब हमने पेमेंट करी है अतिशय को। पेमेंट टू अतिशय, अतिशय को हमने 10,000 रुपए दिए और उसने 500 का हमें डिस्काउंट दिया है। हमने अतिशय को पैसे दिए, क्या करें? फिर ये होगा अतिशय टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप जनरल एंट्री बोल रहे हो, मैं पहले 10,000 की बात तो बता दो। 10,000 का क्या करें? बाय अतिशय. बाय अतिशय 10,000 बाय अतिशय, ये वाली बात खत्म हुई। हमने 10,000 रुपए दे दिए, मान लो कैश में दिए, मान लेते कैश में दिए। अब 500 रुपए के डिस्काउंट की बात करते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? टू अतिशय अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अतिशय अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अतिशय डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव। 100 सुनार की 1 लोहार की, अगर ये कहावत सुनी है तो हमारा एक क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सेम, मुश्किल से एक आधा पॉइंट और नया आने वाला है। लेकिन अगर हमें यही नहीं समझ आएगा, बार बार पूछते रहेंगे सर ये क्या करना है, सर वो क्या करना है, तो दिक्कत है। आप इसी में मेरे से 10 बारी पूछो क्या नहीं समझ आया। क्या सबको कॉन्ट्रा करनी आ गई है, टिप्स पे हो गई है? यस सर. तो जल्दी बताओ अतिशय, फटाफट बच्चों को बताओ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक, कैश टू बैंक। बैंक बाय कैश, टू बैंक बाय कैश. टू कैश बाय बैंक. सबका नाम अतिशय रख दूंगा, सबका नाम जो बोल रहे हैं बीच में, सबका नाम अतिशय रख दूंगा, लड़कियों का भी और जो और कोई बोल रहा है सबको अतिशय बुलाऊंगा अगली क्लास से, देख लेना। सर टू कैश बाय बैंक. टू कैश बाय बैंक। भाई किसी टीचर को क्लास मत रखने दो, मेरी क्लास 7 बजे तक है, 7 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा, फिर ये मिस हो जाएगा। या तो फिर रिकॉर्डिंग में देखना। अच्छा 7 बज गए हैं, ठीक है जा सकते हो। अगर 7 बज गए हैं तो मैं खत्म करता हूँ थोड़ी देर में। सर मैथ्स की क्लास भी है। हाँ मैथ्स की क्लास 7 बजे है ना, बस 3 मिनट रुक जाओ, 3 मिनट है अभी। ओके सर. सर एक डाउट है। हाँ जी सर कॉन्ट्रा वाले केस के अंदर अमाउंट सेम होना चाहिए? जो जमा कराया वही तो बैंक में जाएगा। हाँ सर, मतलब दोनों तरफ सेम ही आना चाहिए ना अमाउंट। तो बैंक में जमा कराने जा रहा है, घर से गया है बैंक में जमा कराने 3,000 रुपए, बैंक में 3,000 रुपए जमा करा दिए, बैंक वाले कह रहे तुमने 2900 रुपए दिए। सार्थक हार्दिक कह रहे यार मैंने 3,000 दिए। तो जो जाएगा वही तो जमा होगा। अब बीच में सर्विस टैक्स काट लिया तो वो बातें अलग है। आपको पापा ने 3,000 दिए थे, मैंने कराए तो जमा 2900 ही थे, वो बातें तो प्रैक्टिकल लाइफ में लगेंगी। वो 100 रुपए जो तुम रास्ते में चिज्जी खा गए वो वाली बातें यहाँ नहीं लगेंगी। जमा जो कराया वही बैंक में पहुंचेगा और जो निकलवाया वही हाथ में आएगा। ओके। अगर मैंने 3,000 जमा कराया तो 3 ही जमा होंगे, 5 जमा कराए तो 5 ही जमा होंगे। नहीं सर, जैसे कुछ केसेस में अगर हम कुछ बड़ा अमाउंट निकालते तो 25 रुपए काट लेते बैंक वाले। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे हमने वो नहीं काम करना, अपने आप कुछ नहीं सोचना। अच्छा जी, बैंक से निकाला तो क्या करेंगे? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या होगा? टू बैंक बाय कैश. टू बैंक बाय कैश, ये कॉन्ट्रा होगी। तो आज हमने एक डबल एंट्री वाला किया है, डबल कॉलम। आज का होमवर्क आपका, होमवर्क जो नहीं करेगा उसको और दिक्कत आएगी।
मतलब अगर आपने 100 में 100 लाने ना, फर्स्ट टर्म में आप चाहते हो 80 आना 80 आ जाए, तो क्लास में ध्यान से सुन लो और होमवर्क कर लो। ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन 4 दिए थे, ज्यादा दे दिया था, आज 2 ही देता हूँ बस। इलस्ट्रेशन 4 करके आना है, एक सॉल्व इलस्ट्रेशन 4 एक, और एक कोई भी अनसॉल्व, पहला ही अनसॉल्व कराओ 5वां, 2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन 5। सर आपने हाँ जी क्या बोल रहे हो? आपने इलस्ट्रेशन 4 ही तो कराई है। मैंने 4 थोड़ी कराई, 5 कराई, मैंने 3 कराई है। सर जो आपने क्वेश्चन कराया ना वो सेम इलस्ट्रेशन 4 में है मेरी बुक में। तो फिर तुम 5 कर लेना। अगला जो मैंने होमवर्क दिया है वो कैश इन हैंड 88,000 है, देख लेना कौन सा तुम्हारी बुक में। मैं नई बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और ये ओके दिक्कत सर, मेरे को हाँ। पूरे साल रहने वाली है। अगर आप खरीद लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इलस्ट्रेशन 4 नई बुक के हिसाब से और क्वेश्चन 5 नई बुक के हिसाब से। ओके सर। होमवर्क है ये आपका, और प्लीज छुट्टी ना मारें। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। बाय सर, Thank you, थैंक sir. Bye, sir. सर चैप्टर 7 कब Thank you, कराओगे? sir. चैप्टर 7 कब कराएंगे? सर हम ओके लीव बच्चों कर बाय दें। बाय।